सभी लोगों का उम्मीद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। तो आज हम एपीओ के पेपर का जो हिंदी व्याकरण आपकी है उसका आज हम कोर्स करने जा रहे हैं। उसका जो पेपर सॉल्यूशन है उसका पोस्टमार्टम करने आज हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग वैकेंसी के नोटिफिकेशन की वेट नहीं करनी है, हमें आगे बढ़ना है, हमें एडवांस में तैयारी रखनी है। अब वो कैसे होगी कि जैसे आज हमने एपीओ का पेपर जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। इससे आपको अंदाजा होगा सिलेबस में क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है, किस चीज को क्या आपको ज्यादा ध्यान देना है, किसका वेटेज कम है किसका वेटेज ज्यादा है। तो पूरी तरह से आपको इसका अवलोकन, इसका इवेल्युएशन हो जाएगा। और 20 तारीख का जो पेपर सॉल्यूशन है ना दोस्तों, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो 20 तारीख का आपका पेपर सॉल्यूशन है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर को और अच्छे से पूरा पोस्टमार्टम करके लिख सकते हैं। तो राजस्थान एपीओ का जो पेपर मंथन आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का, और इसकी डेट क्या है दोस्तों, जो 20 तारीख को आपका 15 में हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन। तो सभी प्रश्नों के पोस्टमार्टम के लिए क्या आप लोग तैयार हैं तो मुझे आप लोग थम्स अप करिए कि मैम वी ऑल आर रेडी फॉर दिस पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो सभी आप लोग तैयार हैं, क्योंकि मेहनत तभी रंग लाती है दोस्तों जब हम रेगुलरिटी के साथ में काम करते हैं। सभी लोग अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाएंगे और साथ ही साथ में आंसर भी देंगे। इसी वादे के साथ में मैं आगे क्लास को बढ़ाती हूँ दोस्तों। तो देखिए, एपीओ के लिए आप लोगों को तैयार हो जाना है। उम्मीद है तो जुडिशरी है, बिल्कुल रियायती दरों पर आपको ये कोर्स मिलने वाला है। कोई आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, उम्मीद क्लासेस से आप जुड़िए। उम्मीद क्लासेस के जो कांटेक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, उस पे आपको जो भी सूचना आपको देनी है या जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान, उसका निवारण आपका किया जाएगा दोस्तों। तो कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा टेस्ट सीरीज के साथ में, पीवाईक्यूज भी। तो एक ही प्रयास में कैसे सफल हो इसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, पूरा इसका सिलेबस डिटेल से बताया हुआ है यूट्यूब पे, वो भी आप देखिए ताकि सिलेबस भी आपके सामने क्लियर हो। क्योंकि बच्चा सबसे पहले तो क्या करता है, तैयारी में तो लग जाता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हम इसमें हमने कल 25 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। ठीक है, आज हम 26 से करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों। और मैंने जो लिंग पहचानना बहुत ही सरल रूप से बताया था, जब भी वाक्य का प्रयोग करने में लग जाते हैं, जब भी हम वाक्य प्रयोग कर लेते हैं तभी हमें लिंग का पता चल जाता है। तो जैसे देखिए, दही जमता है, दही क्या है, जमता है। धेनु होती है, वसुधा होती है। वसुधा किसे कहते हैं, पृथ्वी को, तो पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। रात होती है। तो यहाँ पर आपका जो दही है वो क्या नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दही क्या होता है, जमता है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, क्योंकि हम लिंग के नियम पढ़ते हैं तो सामान्यतः रूप से जिसके बाद में ई की मात्रा आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो आपका स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे शेरनी हुआ, है ना, शेरनी हुआ, चींटी हुआ, मक्खी हुआ, मछली हुआ। तो ये सभी आपके क्या हो जाते हैं, ये सभी आपके जो है लिंग परिवर्तन में। टेक्निकल टीम एक बार आप देखिए, इसमें शो नहीं हो रहा है बच्चों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका पृथ्वी है ये। ठीक है, इसीलिए वसुधा को क्या बोलते हैं, पृथ्वी। तो पुल्लिंग आपका ये बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। देखते हैं किस किसने सही उत्तर दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ए बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए, देखिए दोस्तों 8 बजे जुड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि जो क्लासेस चल रही है आपकी लाइव 8 बजे चलती ही चलती है। उम्मीद क्लासेस पे जो 8 बजे वाली क्लास है ये हमेशा रहने वाली क्लास है। इस क्लास में आपका हिंदी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और भी टॉपिक्स पे चर्चा की जाएगी दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन, सदैव बहुवचन होता है? तो लड़का का क्या हो जाता है? लड़के हो जाता है। आग क्या है? सदैव एक वचन है, सदैव एक वचन है। पुस्तक का पुस्तके हो जाता है, तो ये सदैव में तो नहीं आता, यानी कि इसमें बदलाव हो सकता है। लेकिन 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 जो हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर आपका क्या है? सदैव बहुवचन है। क्या है? सदैव बहुवचन हो जाता है। ठीक है, इन सभी का थोड़ा ढंग से मैं लिख देती हूँ। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा। ठीक है, आग जो है आपका ये कैसा है? सदैव एक वचन, सदैव एक वचन है। पुस्तक का क्या हो जाता है? पुस्तकें हो जाता है। ठीक है, तो यहां से मैंने वचन भी बदल दिए, साथ में ये भी बता दिया कि किसमें आपका एक वचन है, किसमें आपका बहुवचन है। तो सदैव बहुवचन है। हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किया नहीं होता, हस्ताक्षर किए होता है। बहुवचन आपका प्रयोग में होता है, इसका बहुवचन रूप में प्रयोग होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए बिल्कुल डी सही उत्तर है, हस्ताक्षर बिल्कुल सही है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द सदैव एक ही लिंग में, सदैव एक ही लिंग में प्रयुक्त होते हैं? तो सदैव एक ही लिंग का मतलब होता है कि वही जो है आपका वही लिंग में हो जाता है। तो देखिए यहां पर घोड़ा का क्या हो जाता है? घोड़ा का क्या हो जाता है? तो यहां पर देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर मैं पुल्लिंग कर रही हूं और यहां पर स्त्रीलिंग कर रही हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी। देखिए पहला घोड़ा है, घोड़ा का क्या हो जाता है दोस्तों? घोड़ी। क्या हो जाता है? घोड़ी हो जाता है। ठीक है, स्त्रीलिंग बनाने के लिए। मछली, मछली, अब ये मछली क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, मछली आपकी स्त्रीलिंग है, मछली आपकी स्त्रीलिंग है, तो सदैव एक ही लिंग में प्रयुक्त होती है। और जब इसका पुल्लिंग बनाना हो तो नर का प्रयोग करोगे, तो नर मछली क्या हो जाता है? नर मछली हो जाता है। दोस्तों ये कोई नहीं बताता है आपको, ये कोई भी नहीं बताता है। ऐसे प्रश्न आपको बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाले होते हैं। और पूछ भी लिया जाता है कि बताइए मछली का पुल्लिंग क्या होता है, तो ऑप्शन में दे दिया मछला है, मछला दे दिया है ना, मच्छा दे दिया, कुछ भी दे सकता है वो, लेकिन यहां पर क्या होगा? नर मछली आपका हो जाएगा। अगला देखिए मच्छर है, ये मच्छर भी पूछा गया है परीक्षा में, मच्छर। तो मच्छर का क्या करोगे भाई? मछरी है, मच्छरी करोगे क्या या मच्छारी करोगे? क्या करोगे इसका? तो यहां पर मच्छर का हो जाता है, मच्छर पुल्लिंग है तो क्या हो जाएगा? मादा मच्छर, मादा मच्छर हो जाता है। ठीक है, हम डिस्कवरी चैनल देखते थे पहले जब छोटे थे, तो डिस्कवरी चैनल देखा करते थे, तो उसमें यही होता था, नर और मादा इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो मच्छर और मादा मच्छर हो गया। मोर का क्या हो जाता है? मैम मोर का तो हमें पता है, मोर का क्या हो जाता है? मोरनी हो जाता है। मोर का क्या हो जाता है? मोरनी हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलो तो देखिए यहां पर आपका सदैव एक ही लिंग कौन सा रहा? ये रहा, इसमें इसमें मच्छर है। शेर का क्या हो जाता है? हाँ, शेर का क्या हो जाता है दोस्तों? इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी भी रहे। हम्म, सदैव एक ही लिंग में, तो देखिए शेर का क्या हो जाएगा? शेर का शेरनी हो जाएगा।
शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात है मैम, बिल्कुल शेरनी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मछली सदैव एक ही लिंग है, मच्छर सदैव एक ही लिंग है। बकरा का क्या हो जाएगा? बकरा का बकरी हो जाएगा, बकरा का बकरी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही समझने लायक भी है, बहुत ही समझने लायक भी है कि बकरा का बकरी हो गया, बकरा का क्या हो गया? बकरी हो गया। ठीक है, अब ध्यान देने की बात आ गई, ये तो पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए मगरमच्छ, और ये आया हुआ भी परीक्षा में। मगरमच्छ जो है ये क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पहले तो ये बताओ, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो मगरमच्छ है वो तो पुल्लिंग है, जो मगरमच्छ है वो क्या है? पुल्लिंग है। तो यहां पर स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए? स्त्रीलिंग हो जाएगा इसका मादा मगरमच्छ। मगरमच्छी नहीं होगा, मादा मगरमच्छ हो जाएगा। थोड़ा बड़ा हो गया, ये थोड़ा छोटा लिख देते हैं इसे। देखिए यहाँ पे मगरमच्छ था और मगरमच्छ का क्या हो जाता है दोस्तों? मगरमच्छ का हो जाता है मादा मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मक्खी। किसकी बात कर रहे हैं? मक्खी की बात कर रहे हैं। तो जो मक्खी है वो स्त्रीलिंग होती है, मक्खी जो है स्त्रीलिंग होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? नर मक्खी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नर मक्खी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? नर मक्खी आपका हो जाएगा। तो ये इस तरह से अगर आप करोगे तो मुझे ये बताओ कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कभी आपको कोई समस्या आएगी क्या? आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बताइए मुझे अब यहां पर। तो यहां पर बिल्कुल सही उत्तर जो कि सदैव एक ही लिंग में प्रयोग में लिए जाते हैं, तो ये दोनों हो गए आपके। तो सही उत्तर भी क्या हो गया? डी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो मगरमच्छ और मक्खी का मक्खा नहीं होता, मक्खी का मक्खा नहीं होता, क्या होता है? नर मक्खी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 28वां समझ में आ गया? बिल्कुल डी होता है। ठीक है, तो मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके बताया है, क्योंकि ये लिंग वचन दिखते सीधे हैं, होते नहीं है, होते नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुछ का तो हमें आता है, कुछ का हमें आता ही नहीं है। अगला देखिए 29वां क्वेश्चन है। वेरी गुड, डी बिल्कुल सही उत्तर पहले वाले का। इनमें से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? और अपादान कारक में कौन सा परसर्ग लगता है? से परसर्ग लगता है। तो देखिए मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, तो किससे चला नहीं जाता? मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, तो यहां पर आपका कोई कारक का प्रयोग हो रहा है, तो यहां पर तो क्या है आपका, जो मुझसे आया है ये करण कारक है। क्या है? करण कारक का प्रयोग यहां पर हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, अलग होने का भाव हो गया, और अलग होने का भाव जहां पर हो जाता है वहां पर कौन सा कारक होता है दोस्तों? तो वहां पर अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है, अगला देखिए, रमेश पैर से, तो पैर यहां पर क्या हो गया? साधन। क्या हो गया? साधन होने के कारण इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करण कारक आपका हो जाएगा। ठीक है, चाकू से, अब ये चाकू क्या है? साधन। चाकू क्या है? साधन है, इसकी सहायता से ही फल को काटो, तो साधन होने पर ये क्या हो गया? करण कारक आपका हो गया। क्या हो गया?
करण कारक आपका हो गया। पूछा क्या है दोस्तों कि इनमें से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो अलग होने का भाव आ गया, अलग होने का भाव आ गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी उत्तर बिल्कुल सही है, अपादान हो जाएगा। बाकियों में कौन सा कारक है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा कारक है। अगला देखिए, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पेड़ से पत्ता गिरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपादान कारक का होगा। इनमें से अव्यय शब्द कौन सा है, तो देखिए पुस्तक, मीठा, तथा और कुर्सी। ध्यान दीजिए दोस्तों, अव्यय वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, इन सभी के कारण क्या नहीं होता, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वे शब्द क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। जिस शब्द, जिनमें कोई भी परिवर्तन कर दो, चाहे लिंग बदल दो, चाहे वचन बदल दो, लेकिन वे क्या होता है, उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे पुस्तक का पुस्तके हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, तो इसमें विकार उत्पन्न हो गया, तो ये क्या हो गया, विकारी शब्द हो गए, ठीक है। और अव्यय को क्या कहा जाता है दोस्तों, अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है, ठीक है, अविकारी शब्द भी कहा जाता है। और ये 5 होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये 5 ही आपके अव्यय में आते हैं। अगला देखिए, मीठा, मीठा क्या है, तो मीठा, मीठे, मीठा, मीठे, तो ये बदल सकता है, या मीठी, है ना, तुम मीठा बोलते हो और तुम्हारी बातें बहुत मीठी है, तो मीठी क्या हो गया, बदल रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है। अब तथा की बात करें तो तथा का क्या तथी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, तो क्या इसमें कोई भी विकार उत्पन्न होगा, नहीं होगा। लेकिन कुर्सी का कुर्सियां हो सकता है, कुर्सी का क्या हो सकता है, कुर्सियां हो सकता है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ गया, जिनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता वो अव्यय कहलाते हैं। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तथा आपका अव्यय हो जाएगा। और ये किस प्रकार का अव्यय है ये भी आप लिख लीजिए, ये आपका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय है। इतना डिटेल से, इतना अंदर घुस के कोई भी आपको नहीं बताएगा, ये टिक मार्क करके हमें आगे नहीं चलना है दोस्तों। अगर तैयारी को और भी मजबूत करना है, और भी आगे बढ़ना है, तो इस तरह से हमें सारी चीजों को तैयार करना होगा। अब देखिए, पीएसआई सब इंस्पेक्टर का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, तो आप लोग इसके लिए भी जल्दी करें। जो भी आरएएस से निराश हो गए हैं वो निराश नहीं हो, पीएसआई आप लोगों के लिए इंतजार कर रही है। तो कंप्लीट कोर्स टेस्ट सीरीज के साथ में, प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में, और इसमें मैं आपको जो हिंदी का जो पेपर होता है वो आपको मैं फ्री में पूरा कोर्स मैं करवाऊंगी, हिंदी व्याकरण का। ये कोर्स जब आप लेंगे तो फ्री में आपको हिंदी व्याकरण का कोर्स मिलेगा, और आपको पता है अच्छे से कि हिंदी व्याकरण कितना अच्छा खासा वेटेज इसमें रखती है। तो पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी, पेपर से पहले पेपर जैसी तैयारी की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए उम्मीद ऐप आपको डाउनलोड करना है। वहां पर सारी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल मिल जाएगी, ताकि आप अच्छे से क्या कर सके, रिवीजन कर सके, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, किस वाक्य में क्रिया भाववाच्य में है। वाच्य क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो क्रिया किसके अनुसार बदलनी है, पहले हमें चाहिए कर्ता। सबसे पहले आप कर्ता के पास जाएंगे, उसके बाद आप कर्म के पास जाएंगे। तो पहला नंबर कर्ता का है, दूसरा नंबर कर्म का है, तो सबसे पहले तो कर्ता के पास जाएंगे। तो देखिए भाववाच्य है, तो पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो ने परसर्ग जुड़ते ही कौन सा वाच्य हो जाता है कर्ता के साथ में, कर्तृवाच्य हो जाता है। कौन सा वाच्य हो जाता है, कर्तृवाच्य हो जाता है।
माँ बच्चे को समझा रही है, तो माँ बच्चे को समझा रही है, तो पहले कर्ता बदलो। लोग बच्चे को समझा रहे हैं, तो यहां पर भी इस कर्ता के अनुसार, यानी कि कर्ता और कर्म का आपको क्या बदलना है दोस्तों? कर्ता और कर्म का लिंग और वचन बदलना है। और ये बदलने पर यदि क्रिया बदल जाए, क्रिया बदले तो वही वाच्य हो जाता है। कर्ता बदले तो कर्तृवाच्य, और कर्ता ना बदलने पर अगर कर्म का बदल रहे हो लिंग और वचन, और फिर क्रिया बदल जाए तो फिर कौन सा होता है? कर्मवाच्य। और दोनों को ही बदलने पर, कुछ ना बदले, क्रिया पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, तो वो भाववाच्य होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसमें माँ बच्चे को समझा रही है, तो लोग बच्चे को समझा रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो गया आपका? कर्तृवाच्य हो गया। इसमें भी क्या हो गया? कर्तृवाच्य आपका हो गया। बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है, तो बच्चा की जगह बच्चे कर लो, तो बच्चे रो रहे हैं। ये भी किसका हो गया? ये भी आपके कर्तृवाच्य का हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आंख में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो मुझसे क्या नहीं किया जाता? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 32 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द परसर्ग नहीं है? और परसर्ग किसे कहते हैं? कारक को हम क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। तो कारक आपको अच्छे से पता है, अच्छे से याद है, कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पर होता है, तो ये तो अधिकरण है। ठीक है, को आपका कर्म होता है, कोई आपका क्या है? सर्वनाम है, और कौन सा है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। सर्वनाम है दोस्तों, परसर्ग नहीं है। के लिए संप्रदान परसर्ग है। संप्रदान जो आपका कारक है, जो परसर्ग है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो कौन सा नहीं है, इसकी बात ये कर रहा था। तो कौन सा नहीं है दोस्तों इनमें से? तो कौन सा नहीं है बताइए? ये कोई नहीं है, बाकी सभी आपके परसर्ग है। ठीक है, ने, में है, को है, के लिए है, लेकिन कोई जो है आपका क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। सभी को समझ में आ गया यहां तक अच्छे से? ठीक है, ये प्रश्न ऐसे हैं, देखो बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, लेकिन कंफ्यूज कर देने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को अगर शब्दों का ही मतलब नहीं पता, और परसर्ग क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो उसको परसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य प्रकार नहीं है? क्या पूछा है दोस्तों? वाक्य का प्रकार ही नहीं है, ये पूछ लिया। विधानार्थक, जैसे पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये विधानार्थक है। आज्ञार्थक, तुम मत बोलो, तुम मत बोलो, या तुम पढ़ो, अपना पढ़ाई करो, तो ये सभी आपका आज्ञार्थक है। विस्मरणात्मक, विस्मरण का मतलब होता है कोई भूल जाने वाला वाक्य, तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं। संदेहार्थक कौन सा होता है? हो सकता है कि वह प्रथम आ जाए, ठीक है, शायद वह प्रथम आए, ऐसा भी हो जाएगा। तो ये आपके वाक्यों के प्रकार बाकी तो है, लेकिन कौन सा नहीं है? विस्मरणार्थक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कर्मवाच्य प्रधान वाक्य है, तो वाच्य पूछ रहा है जो कर्म के अनुसार बदल जाए। देखो यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, और आपके साथ कई बार हुआ होगा। आप इसमें से कर्म देख लेते हैं, फिर कर्म को बदल देते हैं, और फिर देखते हैं कि अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो फिर सोचते हैं आंसर है क्या। यही होता है हमेशा कर्मवाच्य को देखकर, क्योंकि हमने सीखा ही है कि कर्ता का लिंग वचन बदलने पर, क्रिया का लिंग वचन बदल जाए तो कर्तृवाच्य, कर्म का क्रिया वचन लिंग वचन बदलने पर
क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाए तो कर्मवाच्य, ये हमने पढ़ा है। लेकिन मैंने हमेशा आपको एक बात बोली है, सबसे पहला ध्यान कर्ता। चाहे कोई भी वाक्य पूछे, कर्ता का लिंग वचन पहले आपको बदल करके देखना है, और बदलने पर यदि क्रिया का लिंग वचन बदल रहा है तो कर्तृवाच्य ही होगा। और अगर नहीं बदल रहा तो फिर आगे आप कर्म पे जाइए कि क्या कर्म पे बदलने पर होता है। जैसे मैंने केले खाए, मैंने केले खाए, ठीक है, तो मैंने केले खाए, तो अब आप बोलोगे कि वह केला खाया, वह केला खाया, या उसने केले खाया, है ना, उसने केले खाए। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ने परसर्ग लग रहा है। क्या लग रहा है, कर्ता के साथ में ने परसर्ग लगने पर इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, वह जा रहा है, तो वह की जगह सीता जा रही है, तो यहां पर आपका कर्ता के अनुसार क्या बदल रहा है, क्रिया बदल रही है, तो इसमें भी कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य आपका हो गया। अगला देखिए, राम खेलता है, तो राम की जगह सीता खेलती है, सीता खेलती है। तो देखिए दोस्तों, इन तीनों में ही कौन सा है, कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है। मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता, अब सबसे पहले मोहन पे ही लिखना, मोहन की जगह सीता से पत्र नहीं लिखा जाता, तो क्या क्रिया में बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा। अब हम आते हैं, कर्ता के अनुसार कोई बदलाव नहीं हो रहा, अब हम आते हैं कर्म पे। अब कर्म है पत्र, पत्र क्या है, पुल्लिंग, तो पत्र पुल्लिंग है, तो यहां पर आप कोई स्त्रीलिंग शब्द रख दे, पुस्तक लिख दो, कि मोहन से पुस्तक नहीं लिखी जाती। तो ये किसके अनुसार बदल रहा है, कर्म के अनुसार बदल रही है इसकी क्रिया, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाए, सॉरी कर्मवाच्य हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता, इसमें कौन सा वाच्य है, इसमें आपका कर्मवाच्य है। सभी को समझ में आ गया होगा। पहला नंबर कर्ता, फिर दूसरा नंबर कर्म को लेना है। पहला ऐसा नहीं कि पहले कर्म पे चल जाओ, ये गलत करते हैं, तो ये 90% स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, जो कि नहीं करनी है आज के बाद में। अब उम्मीद है तो सीटेट है, इसका कोर्स आपका हो चुका है दोस्तों, हो रहा है, अभी चल रहा है, और इसमें कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जा रहा है, और साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज के साथ में PYQs जो पेपर हैं वो भी आपको करवाए जा रहे हैं, और इसमें आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होती है, VS की क्लास होती है, यूट्यूब पर भी हो रही है आपकी, ताकि आप लोगों का कोर्स किस तरह से कंप्लीट करवाया जाए, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग उम्मीद क्लासेस का जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, और एक ही प्रयास में आप लोग क्या हो सकते हैं दोस्तों, सफल हो सकते हैं, अपनी सफलता में 4 चांद लगा सकते हैं। घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे किसी भी समय रियायत दरों पर आपको ये मिलेगी दोस्तों। तो पूरा निचोड़ क्या है, आपकी सफलता, बस प्रयास किसको करना है दोस्तों, आप लोगों को करना है। ठीक है, किसी चीज का इंतजार नहीं करते हुए आपको अगर सीटेट की तैयारी करनी है तो उम्मीद से जुड़िए दोस्तों। अब देखिए 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो मिश्रित वाक्य का उदाहरण क्या है, गीता खेल रही है किंतु सीता पढ़ रही है। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अशोक ने सुशील को पुस्तक दी। माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया। तो ये दोनों तो आपके सरल वाक्य हैं। क्या है, सरल वाक्य है। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों ही क्या है, स्वतंत्र वाक्य, और स्वतंत्र वाक्यों के बीच में किसी संयोजक को जोड़ दिया जाता है तो वो आपके क्या कहला देता है, संयुक्त वाक्य कहला देता है, जो स्वतंत्र नहीं होते, जो स्वतंत्र होते हैं, जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, गांधी जी ने कहा कि, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आपको ये की शब्द दिख जाए और आगे कोई भी आपका क्या आ रहा है,
कोई भी वाक्य आपका आ रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अब मिश्रित में भी कौन सा वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है। कौन सा है, संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, मिश्रित वाक्य है। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन आश्रित उपवाक्य का प्रकार नहीं है, आश्रित उपवाक्य का प्रकार नहीं है। तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें कौन सा नहीं है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जो मिश्रित है वो तीन ही प्रकार के उपवाक्यों में विभाजित है। पहला नंबर संज्ञा उपवाक्य है, दूसरा विशेषण है और तीसरा क्रिया विशेषण है। कौन सा नहीं है, प्रधान उपवाक्य नहीं है। जो मिश्रित वाक्य है ना आपका, वो उसके तीन ही प्रकार है। पहला संज्ञा उपवाक्य है, दूसरा आपका विशेषण उपवाक्य है, तीसरा आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, चलिए, प्रधान उपवाक्य नहीं होगा। इनमें से शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों। तो बताइए, इसमें से शुद्ध शब्द आपका कौन सा, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए, तुम वापस लौट जाओ, शीघ्र, सॉरी, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर लौटने का मतलब ही क्या होता है, वापस आना। लौटना मतलब, लौटना मतलब वापस आना। तो वापस का जो आपका, वापस का जो सेंस है वो किस में आ गया, लौटने में आ गया। तो क्या वापस लिखने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत। दूसरा देखिए, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। तो यहां पर कृपया भी बोल रहे हो और फिर कृपा भी बोल रहे हो, तो पुनरावृत्ति आ गया। तो कृपया उत्तर देने, उत्तर दे, कृपया उत्तर दे या शीघ्र उत्तर देने की कृपा करे। तो पुनरावृत्ति आपकी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर या तो ये नहीं आएगा या फिर ये नहीं आएगा। सप्रमाण, सप्रमाण का मतलब क्या होता है, प्रमाण सहित होता है। क्या होता है, प्रमाण सहित होता है। तो पुनरावृत्ति आ रही है, पुनरावृत्ति आ रही है, तो यहां पर सहित लिखने की क्या आवश्यकता है। जज ने उसे मृत्यु दंड दिया, तो यहां पर सही उत्तर बिल्कुल है, शुद्ध वाक्य आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य आपका जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। ठीक है, तो अब यहां पर जो आपका बिल्कुल सही है वो लिख देती हूं, तुम वापस, सॉरी, तुम लौट जाओ। ठीक है, शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, सप्रमाण उत्तर दीजिए और जज ने उसे मृत्युदंड दिया। तो दोस्तों, मैंने शुद्ध वाक्य भी सामने लिख दिए हैं और सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी, बिल्कुल सही उत्तर है, जज ने उसे मृत्युदंड दिया। आगे देखिए, किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है दोस्तों। तो देखिए, किस वाक्य में है, तुम चले जाओ, यह आप पर निर्भर है, उसने मुझे गाली दी और उसने इंतजार देखा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। क्या होगा, देखा नहीं आएगा, उसने इंतजार किया, उसने इंतजार किया। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा।
किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि बता दी हमने कि डी में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। प्रतीक्षा देखी नहीं होती, प्रतीक्षा की होती है। इंतजार देखा नहीं जाता, इंतजार किया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। अब 39 देखिए, किस वाक्य में कारक का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो किस वाक्य में कारक का अशुद्ध प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो देखना है। देखिए, मुझे क्या करना है, बाल्टी में पानी है, कुएं पर कौन पानी भर रहा है, मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। क्या पूछ रहा है, अशुद्ध प्रयोग। तो मुझे तो बिल्कुल सही है, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाल्टी में पानी है, ये भी सही है। कुएं पर पानी, कुएं पर कौन पानी भर रहा है, ये भी सही है। गलत कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है, डी है। कैसे लिखेंगे, मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो शुद्ध आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध आपका यहाँ पर डी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अब आरजेएस के लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए। तो कोर्स आपका बड़ा है, तो अभी से ही आपको तैयारी में जुट जाना है। नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। अगर नोटिफिकेशन का वेट करोगे तो फिर रह जाओगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो आपका रिवीजन टाइम चालू होना चाहिए। तो आरजेएस फाउंडेशन का बैच भी बहुत जल्द चालू करने वाले हैं दोस्तों। तो कंप्लीट कोर्स के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ में आप लोगों के साथ में चालू किया जा रहा है। तो एक ही प्रयास में आपको सफल कराने की पूरी जो रणनीति है उम्मीद क्लासेस ने लगा रखी है कि हाँ, हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है दोस्तों। अगला देखिए, इसमें किस वाक्य में सर्वनाम का गलत प्रयोग हुआ है। क्या बोल रहा है, गलत प्रयोग। किस वाक्य में सर्वनाम का गलत प्रयोग हुआ है, तो देखिए, मैंने अपना कार्य कर लिया है, मैंने अपना कार्य कर लिया है। तो देखिए, यहां पर मैंने अपना कार्य लिया है, बिल्कुल सही है। अब तुम तुम्हारा काम करो, जो जागता है सो पाता है, जिसने भी खाया उसने ही सराहा। ठीक है, जिसने भी खाया उसने ही सराहा। तो यहां पर अशुद्ध कौन सा है दोस्तों, बी इसमें अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है, ये तुम्हारा नहीं आएगा, क्या होगा कि तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, हंस पद का प्रयोग। हंस पद क्या होता है दोस्तों, ये चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। जब भी हम कोई भी वाक्य लिखते हैं और लिखते समय अगर कोई भी हमारे वाक्य का भाग छूट जाता है लिखते वक्त, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हंस पद का प्रयोग करते हैं। और ये पूछ क्या रहा है कि हंस पद का जो प्रयोग है वो होता है तो छूटे हुए अंश को लिखने के लिए, लिखे हुए को हटाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए, महत्वपूर्ण व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए। तो किसका प्रयोग होता है, आपका हंस पद का कब होता है कि छूटे हुए अंश को लिखने के लिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है। ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है, वेरी गुड। चलिए 42, योजक चिन्ह क्या होता है, ये आपका योजक चिन्ह कहलाता है। योजक चिन्ह क्या होता है, ये योजक चिन्ह आपका कहलाता है, जिसे आप अंग्रेजी में डैश भी बोल देते हैं। तो इसका प्रयोग कब होता है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, भ्रांति निवारण के लिए, विस्तार देने के लिए, या फिर व्याख्या करने के लिए। तो बताइए, ये डैश यानी कि ये जो योजक चिन्ह है इसका प्रयोग आप कब करते हो, तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे लाभ हानि, घर घर, धीरे धीरे।
तो ये जो आपका चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ये चिन्ह क्या है? दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। और ये कौन सा चिन्ह कहलाता है? योजक चिन्ह आपका कहलाता है। अगला देखिए, आंखें चुराना। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ आपको पूछ रहा है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी मुहावरे की पहचान क्या होती है? ये क्रिया पे खत्म होता है, क्रिया आ जाती है। तो देखिए, आंखें चुराना, इसका मतलब क्या है? उपेक्षा करना, बचने की कोशिश करना, विश्वास खो देना या प्रेम करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए क्या हो जाएगा? बोलते हैं ना कि ये तो मुझसे आंख चुरा रहा है, यानी कि उसने कोई गलती की है। अब गलती की है तो उस वजह से वो क्या कर रहा है? बचने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं हो कि मैं उसे कुछ कह दूं। तो यहां पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बचने की कोशिश करना। बचने की कोशिश करने को क्या बोलते हैं? आंख चुराना बोलते हैं। अगला देखिए, इसमें अत्यंत मर्म स्पर्शी रचना करना। अत्यंत मर्म स्पर्शी रचना करना किस मुहावरे का अर्थ है? तो आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। कागजी घोड़े दौड़ाना, तो कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब क्या होता है? केवल केवल लिखा पढ़ी करते रहना। भाई लिखा पढ़ी में रह गए, हमने उस पे कार्य तो किया ही नहीं, हम तो कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। दम लगाना का मतलब क्या होता है? कि हमने हमारी सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या लगाया है? दम लगाया है, मेहनत लगाई है, वो हो जाएगा। कलम तोड़ना, तो अत्यंत मर्म स्पर्शी रचना करना, कि इस प्रकार की रचना की है जो बड़ी ही मर्मस्पर्शी है, जो मन को छू देने वाली है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, दांत काटी रोटी होना, तो दांत काटी रोटी होना इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रगाढ़ मित्रता होना, जान के दुश्मन होना, किसी का बुरा सोचना या किसी का नुकसान करना। तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें? दांत काटी रोटी होना। तो दांत, जब रोटी को आप दांतों से चबाते हो तो रोटी बहुत ही नजदीक होती है दांतों के, तो यहां पर दांत काटी रोटी होने का मतलब है प्रगाढ़ मित्रता होना। क्या हो जाएगा? प्रगाढ़ मित्रता हो जाना। चलिए आगे देखिए, ये तो आपको सभी को पता है, बहुत बार आप लोगों ने किया है, मैंने मुहावरे वाले में बताया भी है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, का वर्षा जब कृषि सुखाने का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो अच्छा है, समय निकल जाने के बाद कुछ मिले तो वह व्यर्थ है, अक्सर खेत सूखने पर वर्षा होती है, किसान अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता। तो देखिए दोस्तों, अभी तो समय है, अभी आप परीक्षा की तैयारी मजबूती के साथ कर सकते हैं। बाद में करेंगे तो हो सकता है कोर्स पूरा नहीं हो सकता है टेस्ट सीरीज आपकी पूरी नहीं हो पाए, आपके पास इतना समय नहीं हो। तो आप लोगों को अभी से ही अपनी तैयारी में जुट जाना है, नहीं तो समय निकलने के बाद, समय निकलने के बाद कुछ भी मिल रहा है तो वह व्यर्थ है। भाई एग्जाम होने के बाद में आपको कोई बोले लो टेस्ट सीरीज ले लो, तो क्यों क्या लोगे क्या? क्योंकि वो तो गया, वो तो व्यर्थ है आपके लिए। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब अगला देखिए, जो भी लॉ एस्पिरेंट्स है, इस बेल का जो नाम है आप लोगों ने सुना होगा, सीआरपीसी में आप पढ़ते हो, दंड प्रक्रिया संहिता में चैप्टर नंबर जो 13 है, 33 है, वो आपने पढ़ा होगा, है ना। उसमें बेल जो शब्द है वो आपने पढ़ा होगा। ये बेल का अर्थ इनमें से क्या है? तो पारिभाषिक रूप से भी आपको पूछ सकते हैं। जमानत होगा, गैर जमानत होगा, या फिर आपका आपराधिक होगा या प्रामाणिक होगा। तो प्रामाणिक होता है बोनाफाइड, क्या होता है? बोनाफाइड कहा जाता है, जिस पर विश्वास कर लिया जाए। ठीक है, और यहां पर जो आपराधिक मामले, आपराधिक मामले बोलते हो तो क्या हो जाएगा? क्रिमिनल। जमानत को बोलते हैं ना कि बेल नहीं मिल रही, तो बेल क्या होती है? जमानत होती है। गैर जमानत क्या होती है? नॉन बेलेबल।
ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाता है, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। वैसे नॉन बेलेबल को तो क्या बोला जाता है, गैर जमानतीय बोला जाता है, गैर जमानतीय। ठीक है, जो सही आपका उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जमानत को बेल बोला जाता है। ठीक है, एफिडेविट का अर्थ क्या होता है, आपने सुना होगा, इसमें एफिडेविट लगा दीजिए। तो वो एफिडेविट का मतलब क्या होता है, ऋण पत्र होता है, शपथ पत्र होता है, वारंट होता है, या निजी पत्र होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो ऋण पत्र है उसे बोलते हैं डिबेंचर। क्या बोलते हैं, डिबेंचर बोलते हैं, डिबेंचर्स। ठीक है, जिसे ऋण पत्र बोला जाता है। ठीक है, शपथ पत्र को क्या बोला जाता है, जिसपे शपथ ली जाती है, एफिडेविट्स बोला जाता है। ठीक है, वारंट, बिल्कुल वारंट ही होता है तो। ठीक है, निजी पत्र जो पर्सनल लेटर होते हैं आपके, वो आ जाता है। तो सही उत्तर एफिडेविट को क्या बोलेंगे, बिल्कुल शपथ पत्र ही कहा जाता है। बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 में बिल्कुल बी उत्तर आपका सही है। वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन। बड़ा ही पेचीदा प्रश्न है ये, और ये आपको क्या बोल रहा है, देखिए, एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन का हिंदी पारिभाषिक क्या है। तो बताइए, अकृताकृत या फिर कृताकृत, आयोग के विलोपन कार्य, दलाली और मनोरंजन। बताइए क्या हो जाएगा। 90% स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत करते हैं, लेकिन गलत नहीं करना है। तो यहाँ पे एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन, यानी कि कोई भी कार्य किया हुआ या कोई भी लोप किया हुआ। तो कृताकृत, किया हुआ और नहीं किया हुआ, क्या है ये, कृताकृत, किया हुआ और नहीं किया हुआ। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बार काउंसिल, ये लॉ एस्पिरेंट्स है, आप लोगों ने दिया भी है। बार काउंसिल का जो एग्जाम होता है लॉयर बनने के लिए दिया जाता है, तो उसके लिए बताइए कि बार काउंसिल को क्या बोलते हैं, हजाम का स्थान बोलते हैं, या शौर मंदिर बोलते हैं, न्यायाधीश का निवास स्थान बोलते हैं, या विधिक परिषद बोलते हैं। तो बताइए क्या बोलते हैं दोस्तों। ये जो शौर मंदिर आपका लिखा हुआ है, ये जो आपका दुकान होती है, नाई की दुकान होती है, हजामत बनवाने हम जाते हैं, उसे शौर मंदिर कहा जाता है। हजाम का स्थान भी वही है। न्यायाधीश का जो स्थान है वो जज का रेजिडेंस होता है। लेकिन जो बार काउंसिल है उसे हम क्या कहते हैं, विधिज्ञ परिषद कहते हैं, विधिज्ञ परिषद इसमें कहा जाता है। तो बिल्कुल आपका डी उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो ये आपके टोटल कितने प्रश्न हो गए, पूरे हिंदी के 50 क्वेश्चंस आपके हिंदी के कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो आपको कोई भी हिंदी, इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रश्न परेशान कर रहा है, कहीं आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है ये प्रश्न हमें नहीं आ रहा है, तो उसको आपको तुरंत प्रभाव से इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है, ताकि आपका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाए, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमें डाउट को सॉल्व करना है, डाउट क्रिएट नहीं करना, इसका भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज हमने ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं हिंदी ग्रामर के, राजस्थान एपीओ का जो पेपर है, और एपीओ का ही क्यों, और भी पेपर जो भी सॉल्यूशन होगा, तो हिंदी व्याकरण है, तो जितने भी लोगों के हिंदी व्याकरण आएगी सिलेबस में, तो उसकी तैयारी आपको करना है। उसके बाद में अब कल जो आपकी क्लास होगी वो इंग्लिश ग्रामर की होगी, जैसा कि शेड्यूल्ड है, तो आप लोगों को उसके लिए भी बिल्कुल रेडी रहना है दोस्तों। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों से बिल्कुल विदा लेना चाहूंगी, और साथ ही साथ में आप लोगों को जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर लेनी है, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद में जो आपके फ्री कोर्सेज है उनको आप ऐड करें, उनकी पीडीएफ्स देख करके अपनी तैयारी को और भी मजबूती के साथ में कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, साधुवाद।